हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। कौन से करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं? डेट है आज की हमारी 8 जुलाई 2026 और आज के करंट अफेयर के डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला हमारा आर्टिकल क्या है? पहला हमारा आर्टिकल है सिंधु जल संधि के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अब यार इसके बारे में इतनी बार पढ़ चुके हैं, अब मुझे भी लगता है कि बार बार सेम टॉपिक रिपीट होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, कुछ चीज़ें होती है ना, वो बार बार रिपीट होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि एक मिनट रुकना। जैसे कि आपके इंडस वाटर ट्रीटी है। अब ये हर 5-10 दिन के कोई ना कोई न्यूज़ आएगी, रिपीट हो जाएगी। एक कोई इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है, जैसे कि आपने ईरान इजराइल की वॉर का मुद्दा हो गया है, यूएसए इंडिया के संबंध का मुद्दा है, इंडिया चाइना के रिलेशन का मुद्दा है। ये 1-2 दिन छोड़ के न्यूज़ में आते रहते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो कुछ मुद्दे जैसे कि अगर आरबीआई है वो रेपो रेट बढ़ाएगी घटाएगी, ये रेपो रेट का मुद्दा है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मतलब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, हर महीना 2 महीने बाद में वापस रिपीट होते रहते हैं। उसमें थोड़ी छोटी मोटी बात होती है, मुद्दा हो वो रिपीट हो जाता है। तो क्या हम बार बार पढ़ने बैठेंगे? नहीं पढ़ने बैठेंगे। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जो मुद्दे हो उसे एक बार पढ़ के ख़त्म। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? करंट अफेयर का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई साहब, करंट में जो चीज़ें हैं, यानी कि 1-2 बार न्यूज़ में आ रही है, उसे अपडेट करना। बाकी वो तो चीज़ें, अब इंडस वाटर ट्रीटी है, आपने 1-2 बार 3 बार पढ़, ख़त्म करो इंडस वाटर ट्रीटी को। ऐसे जो भी मुद्दे उसको 1-2 बार पढ़ के ख़त्म कर दो। बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही है, वो चीज़ें अच्छी बात नहीं है। मतलब हमारे लिए तो देखो, वो तो बेचारे न्यूज़पेपर वाले तो देंगे, जैसे न्यूज़ में आई वो कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर है, मंथली मैगजीन है, वो लोग सारे इसे कवर करवाएंगे। बार बार वो कवर करवाना पड़ेगा उनको। हम बार बार पढ़ने नहीं बैठेंगे। ये आपकी ड्यूटी है कि आप एक बार बैठ के इसे ख़त्म कर दो। अब मैं आज पढ़ा देता हूँ, इन फ्यूचर में कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी आएगी मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको खुद को वो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, सिंधु जल संधि के बारे में। ठीक है सर, क्या है सिंधु जल संधि? ये न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार जो आतंकवाद होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है को विश्वसनीय और स्थायी रूप से बंद करने तक सिंधु जल संधि है वो निलंबित यानी कि सस्पेंड रहेगी। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत ने इस संधि को स्थगित यानी कि क्या कर दिया था, इसे स्थगित कर दिया गया था, इसे रोक दिया गया था। समझाता हूँ मैं, आपको पता होगा कुछ आतंकवादियों के द्वारा एक ओछी हरकत की जाती है। हमारा जो पहलगाम है वहाँ पर अटैक किया जाता है और कुछ निर्दोष लोगों की उसमें जान चली जाती है। उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जिसका पानी पाकिस्तान में जाता है, उसकी जो संधि थी, उसकी जो ट्रीटी हो रखी थी, उसे निलंबित कर दिया है, यानी उसे रोक दिया गया है। तो क्या सर इसका मतलब ये है कि भाई भारत ने सिंधु जल नदी के जल को रोक दिया है? आपकी जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, उसके जल को रोक दिया है? मैं आपको समझाता हूँ पूरा मुद्दा है क्या मुद्दा। ठीक है सर, ये भारत का मैप मान लेते, थोड़ा ऊपर से ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमारी इंडस रिवर आती है, ये इंडस रिवर है। फिर यहाँ से मान लेते हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सारी नदियाँ कहाँ जाती है? सारी नदी जाके पाकिस्तान में ये इंडस रिवर से मिल जाती है और इसका पानी पाकिस्तान से थ्रू अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है सर, हमें इतनी बात पता है। अब देखो, हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रखी है? ट्रीटी हो रखी है, यानी कि क्या हो रखी है? एक संधि हो रखी है। इस संधि में क्या होता है? इस संधि के तहत ये जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु की जो कुछ सहायक नदी, मैं आगे आप समझाऊंगा कौन कौन सी सहायक नदी है जिसका पानी पाकिस्तान को मिलेगा, कौन कौन सी सहायक नदी है जिसका पानी वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। तो कुछ सहायक नदियों का पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा और कुछ सहायक नदी उसका जो पानी है वो भारत यूज करेगा। तो क्या इसका जल है वो भारत और पाकिस्तान में जाने से रोक देगा? रोकेगा नहीं। वो भारत की चॉइस है, भारत को रोकना नहीं रोकना। बट हाँ, इसका जो डेटा वगैरह है वो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। भारत चाहे तो इस पर डैम बना सकता है, रिजर्वर है वो बना सकता है, इसमें भारत को कोई नहीं रोकेगा। बाकी ऊपर वाली जो नदियाँ हैं ना, इसका जो पानी है, ये जो पानी है, कितनी ऊपर से बारिश हुई है, कितना पानी पाकिस्तान में जा रहा है, ठीक है, कितने मतलब पानी में क्या है, क्या रिजर्वर बनाना है, कोई क्या डैम बनाना है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भारत को पाकिस्तान के साथ में शेयर करनी होगी। ध्यान से सुनना। नीचे वाली 3 नदियाँ हैं, आगे बताऊंगा अभी।
उस नदियों की इन्फॉर्मेशन भारत शेयर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यहाँ पे डैम भी बना सकता है, प्रोजेक्ट भी बना सकता है। ऊपर वाली जो नदी है भारत उस पर कोई कारस्तानी नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। ये भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी, उस संधि में ये बातें तय हुई थी। अब क्या होता है 2025 में पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान के कुछ पालतू कहेंगे कि कुछ आतंकवादी है, वो हमारे पहलगाम में अटैक करते हैं। अटैक में कुछ निर्दोष लोग हैं, उनकी जान चली जाती है। भारत सरकार एक्शन में आती है। भारत सरकार कहती है इसे निलंबित कर देंगे। निलंबित करने का मतलब ये नहीं था कि पानी को ही रोक देंगे, पाकिस्तान में पानी जाने से ही रोक दिया जाएगा, ये मतलब निलंबित का नहीं था। निलंबित का मतलब है भाई ये जो डेटा शेयर किया जाता था कि कितना पानी भेजेंगे, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे थे, वो सारी चीज़ें हम करेंगे जो पहले नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब लागू होने वाली है। ये बात भारत सरकार के द्वारा इस संधि को निलंबित करने के दौरान 2025 में कहा गया था। इतनी चीज़ आपको पता है। आगे बात कर लेते हैं, इस ट्रीटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये संधि कब हुई थी? ये संधि यानी कौन सी संधि? आपकी सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी कब होती है? ये आपकी होती है 1960। कब होती है? 1960 में होती है। सिंधु जल संधि कब होती है? 1960 में, 1960 में होती है। पहली पॉइंट क्लियर है। कब होती है सिंधु जल संधि? कब होती है? इंडस वाटर ट्रीटी कब होती है? 1960 में। कौन कौन से देश में? हमारे भारत और दुश्मन पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संधि है वो होती है। दो देश कौन कौन से थे? एक आपका इंडिया है, एक पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच में होती है। ओके, यहाँ पे क्या भारत और पाकिस्तान अपनी मनमर्जी से संधि करते हैं? नहीं, इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई जाती है। हालांकि मनमर्जी से ही करते हैं, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दबाव बना के कराई गई थी, नहीं सर, लेकिन मध्यस्थता यानी बीच में जो मीडिएटर बनता है, दोनों पक्षों में युद्ध है तो बीच में एक आता है बिचौलिया, तो बिचौलिया यहाँ पे कौन था? वर्ल्ड बैंक है, वो यहाँ पे बिचौलिया बनता है, मध्यस्थ बनता है, वो संधि करवाई जाती है। प्रभाव क्या था? 1 अप्रैल 1960 से ये है वो प्रभावित हो जाती है। प्रभाव मतलब काम करना स्टार्ट हो जाता है। रेस्ट्रोस्पेक्टिव थी, यानी कि डे 1 से ये स्टार्ट हो जाएगी, जब से है कानून बना तब से ये स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके सिंधु जल संधि के बारे में था। अब इसमें हुआ क्या था, इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, यानी जो संधि थी इसमें क्या क्या बातें की गई थी। संधि में पहले बात करते हैं, एक रावी नदी, एक व्यास नदी, एक सतलज नदी, 3 नदियाँ ये होगी है। ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब, यानी कि आपके जो ऊपर वाली 3 नदियाँ हैं, ऊपर वाली जो 3 नदियाँ हैं, इनके पानी का उपयोग कौन करेगा? ऊपर वाली 3 नदियों के पानी का उपयोग कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। नीचे वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलज, इनका जो पानी का उपयोग है वो पूरे पानी का उपयोग, भारत चाहे तो इसका पूरा पानी रोक सकता है। इस पूरे पानी का उपयोग है वो किसके द्वारा किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, देखिए जरा, मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है। सही नहीं बना यार, हालांकि सही बनेगा भी नहीं मेरे से, तो फिर भी आज तो कोशिश करता हूँ, क्या पता सही बनी जाए। ठीक ठाक बन गया फिर भी। ओके, यहाँ से आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, ये आपकी झेलम है और ये आपकी चिनाब है। नीचे रावी, व्यास और सतलज, ठीक है, ये आ रही सारी, आगे जाके ये इंडस में मिल जाती है। तो आपकी ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इंडस, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऊपर वाले जो तीनों नदियाँ हैं, ऊपर वाली तीनों नदियाँ, इन नदियों के पानी का उपयोग कौन करेगा? इन तीनों नदियों के पानी का उपयोग है वो पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा। यानी कितना पानी है, पाकिस्तान के द्वारा इसके पानी का उपयोग किया जाएगा। नीचे वाली जो 3 नदियाँ हैं, इसके पानी का यूज़ कौन करेगा? इसका यूज है वो भारत करेगी। भारत करेगी मतलब भारत चाहे तो इसका एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं भेजे, भारत चाहे तो इसे पूरी तरह से रोक सकती है, कोई भारत को मना नहीं करे। भारत चाहे तो इसे पूरी तरह से यूज़ कर सकती है, रोक सकती है, ये भारत के अधिकार में आती है। ऊपर वाले 3 है वो पाकिस्तान है, नीचे है वो भारत में होती है। कब आई थी पर संधि? 1960 में होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा मध्यस्थता की गई थी। ये संधि थी पूरी। ओके, आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या हुआ है। ये आपकी झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास, सतलज, ये इस प्रकार से इसे बांट लिया गया था। आगे बात करते हैं संधि का निलंबन। अगर संधि को रोक दिया है, संधि को स्टॉप कर दिया गया है, तो अब उसके बाद में क्या होगा? अगर संधि को रोक दिया है तो क्या होने वाला है, इसके बारे ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान पर 80% से अधिक कृषि है वो पाकिस्तान की जो ज़मीन है, यहाँ पे देखो
ये जो आपका पाकिस्तान है कहाँ गया, ये रहा पाकिस्तान। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ये भारत है, यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना, 80% पाकिस्तान है वो एग्रीकल्चर पे टिका हुआ है। 80% पाकिस्तान वो किस पे टिका हुआ है, एग्रीकल्चर पर। अगर इसकी 80% है वो, यानी मान लो पाकिस्तान में है वो पूरी 100 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 100 एकड़ पे खेती होती है, तो 80 एकड़ जो खेती है, 80 बीघा जो खेती है वो किससे हो रही है, सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर है। यानी कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर टिकी हुई है। यानी कि अगर सिंधु नदी को रोक दिया गया, पाकिस्तान खत्म, उसकी 80% एग्रीकल्चर खत्म, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गेहूँ, चावल, कपास है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। आगे जल और बिजली का संकट है, वहाँ पे पानी भी संकट आ जाएगा, क्योंकि बिजली भी इससे बनाई जाती है, वो भी संकट हो सकता है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिक्कत हो सकती है। भारत के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई आप ट्रीटीज को मानते नहीं हो। चीन है वो रोक सकता है। चीन कैसे रोक सकता है, जल कहाँ से आ रहा है, सिंधु का जल कहाँ से आ रहा है, चीन से आ रहा है, तो चीन यहीं पे रोक देगा, तो भारत को भी नहीं मिलेगा पानी, पाकिस्तान को तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे भारत को भी नहीं मिलने वाला है। उधर ब्रह्मपुत्र को रोक दिया तो भारत को दिक्कत हो जाएगी, ये हो सकता है। सिंधु बेसिन की जैव विविधता प्रभावित हो सकती है, भारत रोकता है तो इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी खतरे में आ सकती है, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। भारत को क्या अनुमति है पश्चिमी नदियों की, घरेलू उपयोग कर सकती है, सिंचाई कर सकती है, गैर उपयोग यानी कि कंजप्शन लाइफ नहीं कर सकती। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये जो ऊपर वाली जो नदियाँ हैं, ऊपर वाली नदियाँ, इस पर भारत क्या क्या कर सकता है, नीचे वाली नदियों को तो पूरी तरह से कर सकता है, नीचे वाली नदियों को तो पूरी तरह से भारत है वो उपयोग में ले सकता है, इससे कोई नहीं रोकने वाला है। पश्चिम वाली जो नदियाँ है, ये वाली जो सिंधु वाली, सिंधी और उसकी सहायक नदी यानी कि ये वाली जो नदियाँ है, उसका भी थोड़ा बहुत भारत उपयोग कर सकता है, ये इससे भारत है वो कोई रोक नहीं सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये पुराना आर्टिकल बीच में आ गया यार, ये ध्यान रखना चाहिए मेरे को बनाते टाइम, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन एक बार ये देख लेना, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है काउंटर, क्या है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम। यानी जो आपके कंटेनर होते हैं, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम। कंटेनर बनाने के लिए, जो कंटेनर जो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसे प्रमोट करने के लिए एक योजना है। आपके जो कंटेनर होते हैं उसे बनाने के लिए, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसे क्या करता है, बनाने के लिए एक योजना है सरकार की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार में भारत में निर्मित, यानी क्या हुआ है, हाल ही में भारत में निर्मित पहला, क्या है, पहला एक्जिम शिपिंग कंटेनर वैश्विक शिपिंग यानी कि के लिए लॉन्च किया गया है। ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के तहत महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान से सुनो, क्या हुआ है, हाल ही में भारत में निर्मित पहला, भारत जो हमारा देश है उसमें निर्मित पहला, यानी पहले देश में निर्मित, पहले ही देश में बना है, भारत में निर्मित पहला एक्जिम। एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट, ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्स देखो ई एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, आई का मतलब होता है इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर वैश्विक शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंटेनर की जो वैश्विक शिपिंग कंपनी है उसे लॉन्च किया गया है। और एक हमारी जो स्कीम है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम है, इसके तहत इसे बनाया गया है, इसके तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम है, ये है क्या, एक्चुअली जो इसके बारे में बात कर रहे हैं ये चीज़ क्या है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम है क्या, अगर इसके बारे में बात करें, यूनियन बजट 2026, हमारा जो यूनियन का बजट था 2026 का जो बजट था, उसमें इसी घोषित किया गया था। ये जो आपके कंटेनर होता है ना, कंटेनर ये कौन से कंटेनर, ये जो कंटेनर है, आपने जहाज़ देखे होंगे, ठीक है, जहाज के ऊपर जो कंटेनर रखा होता है जिसमें सामान रखा हो जाता है, जिस एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया जाता है कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर को मैन्युफैक्चरिंग, इसी कंटेनर को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लाई है। भारत सरकार के द्वारा जो 2026 का बजट था उसके अंतर्गत एक योजना लाई गई है। 2026 के बजट में आपका बजट 2026, इसके तहत एक योजना लाई गई थी जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, भारत के अंदर ही कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। कंटेनर है वो हमारे देश में ही बनाया जाएगा, ठीक है सर। कुल बजट याद नहीं रखना है। कौन से मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लाई गई है, मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो जल परिवहन मंत्रालय, जल मार्ग है उससे जुड़ी हुई जो मंत्रालय है, जल आपकी जो पोर्ट मिनिस्ट्री होती है ना, तो पोर्ट वगैरह से जुड़ी हुई मंत्रालय है ना, वो इस स्कीम को लेके आई। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, कंटेनर। कंटेनर का क्या करता है भाई साहब,
सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। कहाँ पर? जहाज़ों में ले जाया जाता है तब ये काम आता है। तो ये जहाज़ से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री, ये देखो ये जहाज़ है आपका, जहाज़ में कंटेनर रखे हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी आपकी? पोर्ट वाली जो मिनिस्ट्री होगी, जल है, पोत है, परिवहन है, यानी कि जो पोर्ट से जुड़ी हुई मंत्रालय है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये कंटेनर को मैन्युफैक्चरिंग में मदद देता है, कंटेनर आप बना रहे हो उसे हेल्प करने में काम करती है। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? भारत में विश्व स्तरीय ग्लोबली कॉम्पिटेटिव शिपिंग कंटेनर निर्माण में विकसित करना। भारत में इस प्रकार के जो कंटेनर बनाए जाते हैं उसे डेवलपमेंट करने में मदद करना, यानी कि उसे प्रमोट करना कि भाई भारत में भी इस प्रकार के कंटेनर बने। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। लक्ष्य क्या है याद नहीं रखना है, लक्षण क्या है ये आपको याद नहीं रखना है, बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। इसका महत्व क्या है ये भी आपको याद नहीं है, इससे मेड इंडिया प्रमोट होगा। ठीक है, कंटेनर क्या होता है? जिसमें सामान रखा जाता है, बस ठीक, इतनी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात है, क्या इस पूरे आर्टिकल में याद रखना चाहिए? पहला, क्या मेंस के लिए याद रखना चाहिए? नहीं सर, मेंस में इसमें ऐसा में यूपीएससी नहीं पूछेगी कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या है, इसके बारे में बताओ। नहीं सर, ऐसा नहीं पूछने वाले हैं। अगर आपको एक लाइन लिखनी हो, कहाँ पर? अगर आपको लिखना हो क्या कि भारत सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए या फिर मेड इन इंडिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है, भारत का जो आत्मनिर्भर भारत है उसे बढ़ावा देने के लिए क्या काम किया जा रहा है, तो आप कह सकते हो इस प्रकार की योजना भी चलाई जा रही है जिसमें कंटेनर है वो भारत में बनाए जाएंगे। तो ये आपके आत्मनिर्भर भारत को और मेड इन इंडिया के जो सरकार की स्कीम है उसे बढ़ावा देने में हेल्प करती है, एक लाइन में। अगर नहीं भी याद आता कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में ऑलरेडी 50 काम पड़े हैं जो कि हम मेंस में लिख सकते हैं, तो इसको मेंस में आप नहीं भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। प्रीलिम की बात करें तो प्रीलिम में एक लाइन में पता होना चाहिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या है भाई साहब? ये कंटेनर को भारत में ही बनाने के लिए प्रमोट करने की बात करती है। भारत में ही कंटेनर बने, ठीक है, उसे प्रमोट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। किसके द्वारा चलाई गई है? ये जो पोर्ट से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये योजना चलाई गई है। इतनी जानकारी आपको याद होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कोई भी आपको काम की आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, DAC के बारे में। क्या है? डिफेंस, डिफेंस यानी कि रक्षा की बात हो रही, डिचक्याऊँ रक्षा की बात हो रही होगी। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है सर? एक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हो, वो होता है। और काउंसिल का मतलब होता है समिति, कह सकते हो एक समिति है। तो ये जो रक्षा होती है, रक्षा उससे संबंधित कोई चीज़ें खरीद रही हो, रक्षा मतलब क्या है? डिफेंस, चीज़ों का सुरक्षा देना, सुरक्षा देने के लिए हथियार खरीद रही, डिचक्याऊँ सर ये क्या कर रही हो? हथियार खरीद रही हो, तो हथियारों के लिए एक काउंसिल होती है, उसके बारे में बात करें, DAC के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक हथियार जो आपके वेपन होते हैं उसके सिस्टम की खरीद की मंजूरी दे दी है। आपके DAC है, DAC है, DAC क्या है? एक काउंसिल है, क्या करती है? हथियारों को खरीदना है, कौन से हथियारों को खरीदना है, कौन से हथियारों को नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, इन सब के लिए मंजूरी देने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? उन सब के लिए मंजूरी देने का काम है वो DAC DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा किया जाता है। क्या काम है इसका? हथियारों की खरीद है, कितनी खरीद है, कब खरीद है, इन सब की मंजूरी देने का काम है वो DAC के द्वारा किया जाता है। न्यूज़ में क्यों है ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, ये न्यूज़ बिल्कुल याद नहीं रखनी है। ऐसा यूपीएससी नहीं पूछेगी प्रीलिम में कि भाई DAC अभी न्यूज़ में क्यों थी, नहीं पूछने वाली है। ओके, आपको याद क्या रखना चाहिए प्रीलिम के लिए? DAC को याद रखना चाहिए। DAC क्या होती है, DAC क्या होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, ये यूपीएससी प्रीलिम में पूछ सकती है। सबसे पहले इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है भाई सब बताओ जरा? DAC DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसका अध्यक्ष कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। कौन होता है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? हमारे राजनाथ सिंह जी होते हैं। कौन होते हैं भाई? हमारे राजनाथ सिंह होते हैं। DAC के अध्यक्ष कौन है? DAC के अध्यक्ष कौन है? राजनाथ सिंह। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? राजनाथ सिंह। काम क्या करती है? रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद यानी कि कैपिटल एक्विजिशन को मंजूरी देने का काम करती है। यानी कि अगर मतलब आपके जो डिफेंस सेक्टर होता है उसके लिए कोई हथियार खरीदने हैं, कोई खरीदनी है, चीज़ें खरीदनी है, तो क्या करती है? उसे मंजूरी देने का काम करती है। ये जो भी भाषा लिखी है उसका मतलब होता है मंजूरी देने का काम करती है, ठीक है। डिफेंस से जुड़े हुए जो जो चीज़ें इक्विपमेंट है उसे खरीदने की मंजूरी देता है। इसका उद्देश्य सेना को समय पर आधुनिक हथियार उपलब्ध करना। हमारी जो सेना होती है, सेना को आधुनिक हथियार है समय समय पर मिल जाए, टाइम मिल जाए, टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाए, इसका काम है वो किसका है? DAC का है, पर सेना को आधुनिक हथियार मिले, ठीक है। DAC के द्वारा कौन कौन सी स्वीकृति दी गई है? आकाश तरंग के द्वारा, आकाश तरंग नाम की जो हमारा सिस्टम है उसकी जो अनुमति दी गई है।
ठीक है। आकाश क्या है? एंटी, ये फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत सेना के लिए विकसित किया गया है। ये ड्रोन को नष्ट करने में काम करता है। जीपीएस जीएनएस वगैरह लगा होता है, यानी कि जो आपकी डेक है डीएसई है। डीएसई ने क्या क्या विकसित किया, मतलब किन किन चीज़ों को मंजूरी दी है? तो आपका जो आकाश तरंग है, ये आकाश तरंग क्या होता है? ये आपका है गाड़ी के रूप में ऐसा क्या सैटेलाइट लगा हुआ है, ठीक है, एक सैटेलाइट लगा हुआ है। ये ड्रोन आसपास में जो भी ड्रोन आएगा ये क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा, आपका जो है आकाश तरंग ये क्या करेगा, जब भी ड्रोन है हमारे देश पे ड्रोन से हमला किया जाएगा तो ये आकाश क्या करेगा, ड्रोन की कैप्चर करेगा, ऐसे लेजर जाएगी। मान लो ये क्या है, ये आपके आकाश तरंग है, ये क्या आकाश तरंग है। अब मान लो उधर से ड्रोन उड़ता उड़ता आ रहा है तो ये क्या से यहाँ से भेजेगा, लेजर भेजेगा। लेजर का मतलब एक तरंग जाती है, वेव जाती है, वेव जाती देखती अच्छा यहाँ पे क्या है, ड्रोन है, तो टच करके टिचुम वापस आएगा, यहाँ पे सूचना देगा देखो वहाँ पे एक ड्रोन खड़ा है। तो अब यहाँ से मिसाइल जाएगी, खट यहाँ मिसाइल मानी हुई धसीड़ उसको उड़ा दिया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है एक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, एक मशीन खड़ी है, एक टैंक मान लो, टैंक के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एंटीना लगा हुआ है। ये एंटीना क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा आसपास में जो दुश्मन के रडार वगैरह है, दुश्मन के जो ड्रोन वगैरह है उनकी इन्फॉर्मेशन, अच्छा यहाँ से ड्रोन है, यहाँ ड्रोन है, यहाँ ड्रोन है, सारी इन्फॉर्मेशन देगा, वो इसको देगा। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिसाइल जाएगी, डिशुम उड़ा दिया, डिशुम उड़ा दिया, डिशुम उड़ा दिया। सबको खत्म करने का काम है किसके द्वारा किया जाएगा, इसके द्वारा किया जाएगा, आकाश तरंग के द्वारा। ओके, दूसरा क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस का मतलब होता है सतह, गाड़ी कहाँ खड़ी है, सतह पे खड़ी है। सरफेस टू एयर मतलब हवा में, ये सतह पे खड़ा है, डिशुम यहाँ से हवा उड़ी हवा में जा रही है, 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 कहाँ से, सतह से। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। कहाँ से है भाई साहब, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो आपको ये याद रखना है, सरफेस टू एयर का मतलब होता है सतह से हवा में। तो ये क्या है, डीआरडीओ और इजराइल की जो कंपनी है उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया। ये जो मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। बार्क 8 मिसाइल पर आधारित है। बार्क 8 होता है उस मिसाइल पर आधारित होती है। 70 किलोमीटर से अधिक क्षमता है इसकी, मार क्षमता है, इतना दूरी तक ये मार सकती है। दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की इसकी क्षमता है। इसको भी मंजूरी किसने दी है, आपके डेक के द्वारा मंजूरी दी गई है। फिर क्या है, वी स्वॉर्ड्स को भी मंजूरी दी है। वी स्वॉर्ड्स क्या है, एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, इसके कंधे पर ऐसा क्या होता है, एक ऐसी तोप रखी होती है, ऐसे मारेगा वहाँ से वो गोला निकलेगा और गोला जाके उसको उड़ा देगा, जहाँ पे टैंक वैंक खड़ा होगा उसको उड़ा देगा। तो एक यहाँ पे रखने वाली एक मान लो तोप है, यहाँ पे रखी जाने वाली तोप है, बड़ी तोप नहीं जो आपको टैंक में चढ़ाई जाती है, एक छोटी तोप है जो यहाँ पे कंधे पे रखी होती है, डिशुम डिशुम ऐसे करके उड़ा सकते हो। तो इसको भी मंजूरी है, वो इसके द्वारा दी गई है। डेक कैसे काम करती है, सबसे पहले मान लो डेक काम कैसे करती है। आपने बोला सर हमें तो आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, राज करना है, मौज काटनी है, तो सबसे पहले डेक है वो काम कैसे करेगी। तो डेक है वो सबसे पहले देखेगी कि ये है बंदा, इसको क्या आईएएस बनना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे लक्षण देखूँ, क्या सच में तुम आईएएस बनने लायक हो। तो ये डेक क्या करती है, सबसे पहले देखती है कि क्या तुम्हें सच में हथियारों की आवश्यकता है अभी। तो सबसे पहले जो आवश्यकता है, आवश्यकता की देखेगी, तुम खाना खाने बैठो, क्या तुम्हारे पेट में भूख है अभी, क्या तुम्हें भूख लगी है खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले आवश्यकता देखी जाएगी। दूसरा, फिर प्रस्ताव भेजा जाता है। पहले आवश्यकता देखी जाती है, अगर लगता है हाँ आवश्यकता है बिल्कुल, यहाँ पे ये देखो भूख लगी है, हाँ यार भूख तो बहुत भयंकर लगी हुई है, अब भूख लगी है, अब प्रस्ताव ये किसको भेजेगा, दिमाग को भेजेगा। प्रस्ताव किसको भेजेगा, दिमाग को भेजेगा। तो पहले सेना है, सेना को क्या लगी है, हथियारों की आवश्यकता है, तो सेना प्रस्ताव किसको भेजेगी, दिमाग, दिमाग यानी डेक को भेजा रहा है। तो डेक को प्रस्ताव भेजा गया है। डेक क्या करेगी, डेक एक्विजिशन ऑफ नेसेसिटी, यानी देखेगी हाँ आवश्यकता है, बिल्कुल ज़रूरत है, तो क्या करेगी, हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, आगे जाके इसको क्या मिल जाएगी, फाइनल स्वीकृति मिल जाएगी। ज़रूरत है तो फाइनल है वो स्वीकृति मिल जाएगी। इससे क्या होता है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हथियार है, फालतू के हथियार जरूरत न खरीदे, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो हथियार आप नहीं खरीदोगे, ये इसका मतलब होता है। ये प्रीलिम है, मेंस का क्वेश्चन देखो, प्रीलिम के लिए ज़्यादा काम का है, ठीक है, प्री के लिए ज़्यादा काम का है, मेंस के लिए इतना ज़्यादा काम का नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, BMS के बारे में है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। क्या है भाई बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े कुछ मोबाइल ऐप्स को हटाने, टेक डाउन करने का निर्देश दिया, क्योंकि इसके माध्यम से ई रिक्शा को रोका गया था। कुछ दिन पहले मैंने रील भी बनाई थी इस पर। तो भाई साहब क्या होता है, एक होता है आपका ई रिक्शा होता है, टीरी बोलते, टीरी आपने देखा होगा टीरी के बारे में, जिसे हम ई रिक्शा बोलते हैं। तो आपने देखा होगा भाई ई रिक्शा है वो चलती चलती जा रही है। कुछ हमारे छिछोरे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं, मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है। अब उस एप्लीकेशन में क्या होता है, एक कोड वोड ऐसा कुछ होता है बैटरी का। अब वो जैसे आप डालोगे ना तो गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी।
अब इससे क्या होगा, सब इंस्टाग्राम पे रील बनने लगी, सोशल मीडिया पे आ गया, तो जैसे सोशल मीडिया पे आ गया ना, तो उससे है वो सब कुछ चलो जाके हाँ यार सच में ऐसा होता है क्या, तो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बन गया। तो उसके बाद में हर कोई जाके रोक रहा था, ई रिक्शा को रोक रहा था, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। कई बेचारे गरीब मजदूर वगैरह होते हैं जो ई रिक्शा चलाने वाले होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनके पेट पे लात मारने जैसा ये काम हो गया था। नुकसान की बात, अच्छी बात नहीं थी। तो भाई साहब ये जो आपकी है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो सरकार ने ऐसी एप्लीकेशन थी जो बैटरी को रोकने का काम करी थी, उसे हटा दिया है, ये होता है। अब हम बात करते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या एक्चुअली। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है बैटरी इलेक्ट्रॉनिक होती है, जो कि बैटरी की निगरानी यानी मॉनिटर और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने का काम करती है। बैटरी को क्या है भाई, BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये बैटरी को निगरानी मॉनिटर करती है और नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसका मुख्य काम है बैटरी के सभी जितने भी सेल होते हैं उसके समान रूप से कार्य, बैटरी के जितने भी सेल है वो अच्छे से काम करे, वो ध्यान रखने का काम होता है। BMS का काम क्या कार्य है, BMS है, इसका कार्य क्या है, बैटरी चार्ज हो, बैटरी डिस्चार्ज हो, ध्यान रखना, इसका टेम्परेचर है उसका ध्यान रखना, ओवर चार्जिंग नहीं हुई है, ओवर हीटिंग नहीं हुई है, इसकी जो सर्विस है उसका ध्यान रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। ऐसी बैटरी पैक है, ठीक है, इसमें ये सिस्टम लगा होता है, इसे पूरी मॉनिटरिंग का काम इसके द्वारा किया जाता है। कहाँ उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही उपयोग होता है। लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसमें इसका उपयोग है वो किया जाता है। ओके, कार्य प्रणाली कैसे होती है, बैटरी में से छोटी आपकी बैटरी है, बैटरी में से सेल लगे होते हैं, ये सेल से ही बैटरी चलती है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि आपकी बैटरी ख़राब हो गई है, नहीं सेल हम दूसरे डाल देते हैं आपकी बैटरी चल जाएगी। ई रिक्शा वालों को कई बार बोला भी जाता है, ये ओला वगैरह की स्कूटी होती है उनको भी बोला जाता है। सेल लगे होते हैं, सेल में सेंसर वोल्टेज वगैरह तापमान वगैरह की जानकारी देती है, सारी जानकारी इसके पास आती है, उसके बाद पूरा है ध्यान रखा जाता है। बस इतनी सी आपको जानकारी याद रखनी चाहिए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कई BMS से होते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, इसमें जो BMS है ना ये आपका ये है, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। इससे मोबाइल ऐप के माध्यम से बैटरी की स्टेटस देखा जा सकता है। इस सुविधा का दुरुपयोग कुछ मामलों में ई रिक्शा को रिमोट से बंद किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये है, ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, फिर एप्लीकेशन के माध्यम से आपने बैटरी रोक दी तो गाड़ी है वो रुक जाएगी। ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, तो ये है सिटोप्सिस इंडिका। अब सिटोपेटिस इंडिका यानी कि इंडियन डोरी के बारे में बात करते हैं। क्या है भाई इंडियन डोरी, ये आपकी इंडियन डोरी है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या, सबसे पहले हाल ही में ICAR के द्वारा क्या किया गया है, ICAR के द्वारा कोची के वैज्ञानिक ICAR और कोची के वैज्ञानिकों ने अरब सागर में अरब सागर को जो गहरा समंदर डीप सी है कि कुछ मछलियाँ है जो इंडियन डोरी है उसकी खोज की है। यानी कि कुछ साइंटिस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग डोमेन के, उन्होंने क्या किया है, अरब सागर में इंडियन डोरी की खोज की है। अरब सागर है आपका, ये भारत है, यहाँ पे आपका अरब सागर है। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे डीप यानी गहरा समंदर, ये आपका यहाँ पे गहरा नहीं होगी, गहराई कहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पे गहराई ज़्यादा, पानी गहरा कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा गहरा होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, इंडियन डोरी नाम की एक मछली है, इंडियन डोरी नाम की मछली है, उसकी खोज की गई है। तो ये ठीक है चीज़ थी। अब इंडियन डोरी क्या है, इंडियन डोरी एक डीप सी यानी गहरे समंदर की मछली है। इंडियन डोरी क्या है, गहरे समंदर की एक मछली है। UPSC प्रीलिम में पूछता है, 2 सालों में एक बार जरूर पूछता है। जो भी स्पीसीज होती है न्यूज़ में होती है उसके बारे में डेफिनेटली UPSC पूछता है, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। रख लो अगर रहता है याद तो, मतलब साल में 200-300 तो स्पीसीज कम से कम न्यूज़ में होती है, रहता है याद में तो रख लो, नहीं होता तो आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम पढ़ाना। तो बट UPSC पूछती जरूर, इतना मैं कह सकता हूँ। और ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब ये इसका नहीं कह रहा हूँ, स्पीसीज है वो 200-300 स्पीसीज कम से कम एक साल में न्यूज़ में रहती है, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो इंडियन डोरी क्या है, इंडियन डोरी एक गहरे समंदर की स्पीसीज है, गहरे समंदर की प्रजाति है। खोज ये याद मत रखना, खोज किसके द्वारा की गई थी, इंडियन डोरी के नाम से भी जाना जाता है। स्थान कहाँ पर है, केरल के पास से मिली है, लक्षद्वीप के सागर में, लक्षद्वीप के पास से गहरे समंदर में देखी जाती है। खोज किसने की, काम की नहीं है, नई प्रजाति है, DNA ठीक है। इतनी चीज़ें याद वैसे भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। बस इतना याद रखो, बाकी इससे ज़्यादा वैसे भी आपको याद नहीं रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नेशनल SC/ST हब स्कीम के बारे में। क्या आर्टिकल हमारा, नेशनल SC/ST हब के बारे में, नेशनल SC/ST हब के बारे में स्कीम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, चर्चा में क्यों है।
नेशनल SC/ST हब के बारे में बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, कि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक स्कीम है वो चलाई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं क्या है भाई, अभी क्यों न्यूज़ में है, नेशनल SC/ST हब स्कीम के बारे में बात करें, इस योजना के बारे में बात करें तो ये जो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, इनके जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या कहते हैं, सरकार की जो भी चीज़ें होती हैं, सरकार की चीज़ें होती है, सरकार के जो भी काम है उसे बढ़ावा देने के लिए, मतलब आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पैसे, आप भी खरीदो, सरकार की जो जो चीज़ें होती हैं, सरकार की जो जो चीज़ें परचेज करनी है आप भी खरीद सको, इस वजह से क्या किया जा रहा है, बढ़ावा देने के लिए ये योजना है वो चलाई जा रही है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो SC/ST के जो उद्यम होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको सहायता देने के लिए योजना चलाई जा रही है। बस इतना याद रखना है आपको। पहला, नेशनल SC/ST हब स्कीम क्या है, SC/ST जो कम्युनिटी के उद्यमी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, SC/ST कम्युनिटी के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, भाई तुम भी चीज़ें खरीद सको, तुम्हें प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है। यही इसका उद्देश्य और यही इसका उद्देश्य, बस ज़्यादा कोई चीज़ याद नहीं रखना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मदद करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या, ठीक है, ठीक है, बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा क्या ही रखोगे, ठीक है, बस इतना याद रख लो, इनफ है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के बारे में। क्या आर्टिकल है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। क्या आर्टिकल है, मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, समंदर। मैरीटाइम का मतलब